थर्ड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पेज नंबर 143, पेज 143। तो ये कहा गया है कि अगर 1 kg की कोई चीज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर क्या होगा, अर्थ पर। मान लीजिए यहाँ 1 kg की चीज है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g मास ऑफ ऑब्जेक्ट, mass of earth upon radius of earth square, that is 6.7 into 10 to the power minus 11। मास इसका कितना है 1 kg और इसका क्या है 6 into 10 to the power 24 एंड रेडियस क्या है 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर। ये बात सही है? Yes sir। अच्छा, ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है? वी नो G is equals to G m e by r e square, that is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मालूम ही है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है। तो अब यही तो बचा है हमारे पास, G m e upon r e square, so that is equals to 9.8। आगे क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। नो, इट इज फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सो दिस विल बी न्यूटन, है ना? यूनिट हमें ये देख के करना चाहिए। Now fourth, Earth and Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with same forces or greater or smaller as ये gravitational force is divided by, ठीक है? So gravitational force follow लिख सकते हो, follow Newton's third law of motion। So it follows Newton's third law of motion. So the action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction। So action reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction। Yes। So the force exerted by Earth is same as the force exerted by Moon, ठीक है, on Earth, but these will be opposite in direction। So the magnitude of force exerted by Earth on Moon and is equal to magnitude of force exerted by Moon on Earth will be opposite in direction। क्वेश्चन कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स अर्थ? सो यस, सो अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी आप समझ लो कि कितने टाइम्स हैवियर है। जैसे अर्थ 6 है और 7.4, ठीक है। तो आप इसमें देख लें कि मून का मास क्या है और अर्थ का मास क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स। कितनी भारी है? आप लिख सकते हैं 100 टाइम्स हैवियर, ठीक है। तो आप जैसे उसमें नीचे दिया हुआ है तो करीब 90% हो जाएगा अगर आप करोगे, क्योंकि ये 6 × 10 टू द पावर कितना है 24।
और ये 7 पॉइंट कितना है 36 Yes, sir. तो 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 अगर ये कटेगा तो 6 इंटू 100 आ जाएगा और अपॉन 7.36 आ जाएगा तो 600 बाई 7.36 आ जाएगा तो ये कितने टाइम्स हैवियर हो गई 90 टाइम्स तो हो गई है 80 टाइम्स हैवियर आप 80 लिख लें इट इज मोर सो 80 टाइम्स हैवियर या ये कह सकते हो कि फार हैवियर Sir, मच है head होगा ना पावर में तो 22 और 24 लेकिन जैसे आप यहाँ 600 बाई 7.36 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है हैवियर देन किससे हैवियर है देन मून बट सो अच्छा अब इसके बाद क्या है सो द एक्सीलरेशन फोर्स तो दोनों का सेम है लेकिन बताओ फोर्स क्या होता है MA. m into acceleration so if mass is more then the acceleration will be less for same force तो दोनों में सेम है so और acceleration भी same. acceleration एक चीज बढ़ेगी तो एक कम होगी ना 80 Yeah. times acceleration exerted on earth is very less so it does not इसीलिए ये नहीं मूव करती है मूव टुवर्ड्स मून ओके अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन में कहा गया अगर मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स कैसे बढ़ेगा दैट इज फॉर्मर या अर्लियर देन इट इज लेटर सो जो फोर्स है वो G m1 m2 बाई d स्क्वायर और बाद में क्या किया क्या दोनों का ऑब्जेक्ट एक का तो दैट इज f डैश इज इक्वल टू जी एक किसी का मास डबल कर दो Yeah. और d स्क्वायर अब उस 2 को सेपरेट ले जाओ तो G m1 m2 बाई d स्क्वायर और 2 को ऊपर ही ऊपर लिख लो यहाँ पर Yes. लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल है ये F. तो F dash is equals to F into 2 so new force will be double of the previous force new force will be double of previous force So later means okay. Later the force will be double. later force will be double of the former force the distance between the object is doubled and tripled so अभी सेकंड में डिस्टेंस को डबल किया जाता है if distance is doubled तो earlier 4 times. ठीक है तो यस दैट इज इक्वल्स टू G अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो क्या होगा फोर्स 4 times. 4 times घट जाएगा. घट जाएगा 1/4. m1 m2 बाई d स्क्वायर और हमने डिस्टेंस डबल कर दी तो f डैश क्या होगा 2d हो जाएगा और उसका स्क्वायर 2d कितना होता है 4d square. तो G m1 m2 बाई 4d स्क्वायर f डैश तो अब आगे 1/4 को अलग कर लो ओके now so तो f डैश क्या हो जाएगा G m1 m2 by d square into 1/4 so that is f into 1/4 so new force is 1/4 times of previous force
3 टाइम्स कर दिया जाए तो 1/9 हो जाएगा। इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल तब क्या होगा? मास ऑफ फोर टाइम हो जाएगा कि नहीं? Yes. क्योंकि g m1 m2 by d स्क्वायर एंड लेटर में क्या होगा? f डैश g 2m1 और 2m2 by d स्क्वायर। तो g m1 m2 by d स्क्वायर इंटू 4, सो f डैश क्या हो गया? f इंटू 4। ठीक। What do we call the gravitational force between Earth and object? इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी मतलब उस फोर्स को क्या वेट कहते हैं? हाँ वेट What do we call? ग्रेविटी फोर्स वेट से एक ही होता है। It is called weight of an object, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। क्योंकि g हमें मालूम है क्या है, हमने पीछे भी देख लिया है 9.8 कि g और कैपिटल m ही अपॉन r स्क्वायर वही चीज है। 11 10 अमित भाई few ग्राम ऑफ गोल्ड, तो वो पोल पे खरीदता है और बाकी इक्वेटर पे ले आता है। एज वैल्यू ऑफ g एट पोल इज ग्रेटर, ये 9.81 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then that at इक्वेटर पर ये 9.79 वैल्यू ऑफ जी ऐसा है। तो द थिंग विच इज वेइंग मोर एट पोल विल वे लेस, क्योंकि वेट तो mg होता है, अगर g कम हो जाएगा तो वेट नहीं कम हो जाएगा। सो द थिंग, सर ये भी तो लिखना होगा कि क्यों है ऐसा कि इक्वेटर इज नियर टू द सेंटर ऑफ द ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर नहीं करने की जरूरत है, वो आगे की क्लास के लिए। इतना मैंने लिखना है कि ऐसा राउंड नहीं है, ऐसा हमें कहीं बताया भी नहीं गया, हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है कि ये थोड़ा नारंगी की तरह अर्थ चलती का है। सर शेप क्या होता है सर? ये थोड़ा सा ही थोड़ा ओवल है, यानी 99% और 100% इतने का फर्क है। ये पोर्शन अगर 99 रेडियस ले लो तो ये 100 है, उससे ज़्यादा नहीं, देखने से पता भी नहीं चलेगा। सो द थिंग विच इज वेइंग मोर एट पोल विल वे, उसका वजन लेस एट इक्वेटर, उसका वेट लेस हो जाएगा इक्वेटर पर। ठीक है, सो हिज फ्रेंड विल बी डिस्प्लेस्ड। शीट ऑफ पेपर फॉल्स लोअर, ये तो कोई बात नेक्स्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन, ये तो थ्रस्ट एंड प्रेशर का बना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6। तो जो फोर्स है, फोर्स को ये वेट कहते हैं। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑन अर्थ? तो जो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो इन्होंने कहा कि जबकि 10 kg की चीज है तो मून पे वेट कितना होगा? तो वेट ऑन अर्थ का सिंबल क्या होता है? क्या mg? तो अर्थ पे भी पूछा गया, ये 10 kg की है यस और इसका 9 ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या अर्थ के लिए? 98 अच्छा, ये 98 हो जाएगा। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? क्या यही न्यूटन है? हाँ क्योंकि हम लोगों ने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, द न्यूटन हैज यूज्ड द सिंगल टर्म फॉर इट, दिस इज ओनली न्यूटन। तो ये वेट ऑन अर्थ हो गया। अब वेट ऑन मून कैसे निकालोगे? क्या ये 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ? यस ये W स्मॉलर है, तो 1/6 into 98, यस तो 6 1 जा 6 6
और फिर 38, अच्छा 16 हो जाएगा, और फिर 3 ठीक है 20 बचेगा, कितने न्यूटन हो जाएगा? So weight of object on earth is 98 Newton and weight of object on moon is 16.3 Newton. ये लिखना पड़ेगा, weight of So 3333 होता है. हाँ on earth is 98 Newton and weight of object on moon is 16.3 Newton. थर्टीन क्वेश्चन देखें कि ball is thrown vertically upward, calculate the maximum height at which it reaches. तो अगर ये ऊपर फेंका गया है तो 49 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी हाइट ये रीच करेगा। सो फर्स्ट मैक्सिमम हाइट ये पूछा गया, h कितना होगा? S is equals to UT plus half AT. s ut तो नहीं है हमारे पास, और कोई लगाओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है तो a की वैल्यू क्या लिखोगे? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू u 49 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस 9.8। h नहीं पता, h की जगह h लिख दो। सो ये इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ। 49 स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा? 19.6h। अब ये इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 49 स्क्वायर, ये इधर ले आए प्लस हो गया, तो h कितना हो गया? 49 इंटू 49 अपॉन ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। Yes. विदाउट 7 से काटो। सर एक बार आप 8 वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ बता देंगे। अब 0.4 आ गया तो क्या ये 490/4 हुआ? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड फिर 10 बच जाएगा। तो दिस इज कितने मीटर तक उठेगी? 122.5 मीटर अगर इस स्पीड से फेंकेंगे, ठीक है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट में कहते हैं टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब टोटल टाइम इट टेक्स, अब ये लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना टाइम लेगी? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर ये ऊपर गई और नीचे आ गई? 0 तो 0 लिख दें। u कितना है? 49। टाइम का पता नहीं, एक कितना लोगे और t का पता नहीं। सर माइनस क्यों लेंगे? ये तो ऊपर नीचे- फेंका गया। अच्छा तो ऊपर हमने फेंका लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, यही है। या तो ऊपर जाने तक का समय निकाल के उसका डबल करो, ये भी कर सकते हो, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0 लिख दो तो दो वैल्यू आएंगी, एक छोड़ते समय के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, एक वापसी में, दो टी आ रहे हैं देखो। तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 49t प्लस 4.9t स्क्वायर, वो भी माइनस का, ये 0 हो गया। Yes, sir. इसे उधर ले जाओ तो 4.9t स्क्वायर, ठीक है। और नहीं तो क्या 4.9 अगर कॉमन भी ले सकते हो तो क्या 10t आ जाएगा? बोलो, हाँ yes, sir. ऐसा कर सकते हैं। समझ गए। बट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर तो क्या 49 दिया जाएगा, और इसका इसमें तो यही है। ओके सर। अच्छा आप 4.9 को यहाँ ले लो तो क्या 0/4.9 आ जाएगा? वो 0 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या बचेगा? क्या 10t माइनस टी स्क्वायर, अब t भी कॉमन लो तो अब क्या बचेगा? 10 minus 10. तो 0 इज इक्वल टू t इंटू 10 माइनस टी। जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये तो पहला 0 है, दूसरा, तभी तो कोई चीज 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो t 0 है और या फिर क्या है? t माइनस 10 0। t 0 कब होगा? जब अभी फेंका नहीं, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और लौट आए वहीं तो भी 0 है।
तो हमारे काम की क्या चीज है, लौटने वाली। Yes. सो इट विल टेक 10 सेकंड टू कम बैक, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा अनुराग बोल रहे हैं वो भी करके दिखा देते हैं। टू कम बैक टू अर्थ, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन, ठीक है, टू कम बैक टू अर्थ। तो ये भी लिखा जा सकता है कि सर लास्ट वन। हाँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितना हवा में रहे, तो ये है टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट यानी एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। यस टाइम टू फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम एच मैक्स, हाईएस्ट पॉइंट से अर्थ पे गिरने तक का समय वही होगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस u प्लस at होता है। v इज इक्वल पहला वाला यस हमारा सर calculation। तो v फाइनल 0 है, u 49 है, Yes. और से माइनस 9.8 t ले लिया जाए। यस इसको यहाँ ले लो, तो 9.8 t v इज इक्वल टू 49। तो Yes. t कितना हो गया, 4.9 49 by 9.8, अच्छा तो दैट इज 490 by 98। तो क्या ये 5 सेकंड हो गए? Reach आ गया यार. वो अभी हटा दे, वो कुछ नहीं भौंक रहा है, फूलों पे बैठता है, ये काटता नहीं। ये हटा देते हैं, कहीं बैठ जाएगा तो वो चला ही जाएगा, दरवाजा खुला रहेगा। अच्छा, ये 5 सेकंड है, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बताइए। सर वो आपने क्या क्या 5 सेकंड कैसा है? 98 5 या 419 के 7 से कट कर दो ना, 14 से कट कर दो, ठीक है। 14 और इससे करो 14 से, तो कितना आ जाएगा, 14 से करेंगे दैट इट विल बी, ठीक है। अब आ गया, तो ये कितना हो गया बताओ, आई हो गया, कट कर देना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, कितनी देर हवा में रही, 2 into 5 सेकंड, बोलो Yes sir. सही है। Okay. अब नीचे काटा दें, सही सर वो काटता नहीं है, सर काट से हाँ सर. भौंक रहा है ना ये। जब भी कोई लास्ट में आएगा उसने दरवाजा खोल दिया। पवन है पवन आया. पवन को ही डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है भवन में चाल चलिए। चलो हो गया इधर का? सर सर वो क्या लिखा है? टाइम टू रीच एट एच मैक्स. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगा समय, उस पॉइंट से जमीन पे आने में लगा समय। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर हो गया अभी कहाँ गया? हम्म? अच्छा सर 8 वाला बता दीजिए। समझ लो। What is the acceleration of free fall? So, acceleration of free fall is 9.8 meter per second square. अब देखिए, a stone is released from the top of tower of height this. सर इसमें बस ये लिखना होगा। हाँ, calculate its final velocity, यानी 19.6 मीटर हाइट टावर है, और यहाँ से रिलीज कर दो। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, और ये रिलीज है तो u कितना हुआ, 0। Yes, तो sir. इसके लिए आप क्या करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू
प्लस 2as फाइनल निकालनी है, शुरुआती 0 है, और चूंकि नीचे जा रहा है तो 9.8 ले लें, और s कितना है 19.6, तो v स्क्वायर क्या हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये भी 19.6 हो गया, तो v कितना हो गया, Sir, V is equals to 1.4. अच्छा बता रहे हैं, ध्यान देना सब सही है, क्योंकि ये भी 19.6 इंटू 19.6 तो रूट निकाल दें। ओके 15th देखिए, में कहा गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ये सब एक तरीके के हैं जो हम लोगों ने पहले किए हैं ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी तरीके के हैं, बस एक ही बात है उसी से ये सारी इसमें फिर से आ गए। तो वर्टिकली अपवर्ड अगर 40 से फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी बाद भी क्या होगा 0, तो आपको h max निकालना है, तो आप वही फार्मूला लगा दो जिसमें टाइम नहीं आता हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v 0 है, u 40 है, 2a की वैल्यू क्या ले लें कार्तिक, माइनस क्योंकि ऊपर फेंका गया है, और s लिखा है उसमें। So this is 40 square, it is equals to 40 square is equals to, या ये माइनस 20s, इसे इधर ले लो तो 20s is 40 स्क्वायर, तो s कितना हो गया 80 मीटर तक गया। सर टोटल नहीं बताना 160। What is टोटल क्या होता है, हाइट मैक्सिमम हाइट इज टोटल, कोई अच्छा, पाथ लेंथ distance। थोड़ी पूछी है, अगर पाथ लेंथ अगर पूछिए तो बताएंगे, देखते हैं पूछिए। सो नेट डिस्प्लेसमेंट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट आफ्टर फॉलिंग, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0. इज इक्वल टू 0, पाथ लेंथ So double हो जाएगा डिस्टेंस का 160 मीटर. is equal to 2 into 80, that is 160 मीटर, ठीक है। जितना ऊपर जाने में लगा, ऊपर 80 लगा, यस सर। तो 80 लौटेगा भी, वहां गया जाने के बाद लौटा भी, तो वो 80 प्लस 80, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में बताना है, गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ दिया है, सन का भी दिया है, तो फोर्स क्या होता है g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अर्थ का मास तो पता है, लेकिन सन का कितना होता है, 2 into 10 or 50. और इनके बीच की दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। वो चलो 1.5 अप्रॉक्सीमेट लिया है, इसका स्क्वायर करो, 1.5 into 1.5 और 10 to the power ये 54 है, 54 में से 11 माइनस करो तो 43, और नीचे कितना आ जाएगा 22, है ना। Yes sir. अब देखो कि कुछ चीजें आसान भी हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज गड़बड़ी है। इसको 60 कर दो तो क्या ये 15 हो जाएगा, किसको ये डेसिमल हटाओ या 60 हो जाएगा। Yes sir. हाँ
और इंटू 2 है तो 20 और नीचे 15 कर सकते हो। आप तो कर सकते हैं। और ये ये कटेगा सर 4 से। अच्छा ये 21 है, ये बताओ 4 से कटा ये और ये 5 से कटेगा क्या? ये सर 3 और 4। 3 आ गया, ये चीज आ गई। अब हमारे पास इन सब के मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, और ना करना चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो, 6.7 3 2 जा 6 और कितना आ जाएगा डेसिमल के बाद, तो 3 2 जा 6 1 बच गया, बस 2.23 तो लिख सकते हो। तो 2.23 into 16 और into 10 to the power 21, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही गड़बड़ है, इतना तो किया जा सकता है। Yes, sir. तो 16 3 जा 48, 16 2 जा 32 में 4 जोड़ो 26 और 16 2 जा 32 तो 35 आया और into 10 to the power 21। यदि मैं 3.568 लिखता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा? अब इस आंसर को पीछे देखो, क्या यही आंसर है? हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, सो इट शुड बी द सेम। देखो जरा, सर वो सर कंपल्सरी है ना लिखे वाला। 3.56 सही है। सही है ना? सर वो कंपल्सरी है लिखे वाला सर, वो स्पीच प्रमोशन काटेंगे। अरे 2-3 लाइन में हिंदी में बोलते हैं सर, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होते हैं। इंग्लिश हमें कैसा लगा, आप यहाँ हमें वैसा नहीं लगा कि हम पहले दिन से भी हमें लगा कि ये मतलब अजनबी नहीं है ना? ऐसा लगता है कई जगह सेटल होने में, हमें यहाँ सेटल नहीं होना पड़ा, ठीक है कि नहीं? और बिल्कुल फ्रेंडली थे बात करने में, क्वेश्चन पूछने में। ये चीज़ होती तो और अच्छा होता। हमने इसकी कमी महसूस की कि आर डी शर्मा के क्वेश्चन हम नहीं करा रहे थे, क्योंकि क्या है, कोरोना काल था, बहुत सारा चक्कर खत्म हो गया, बहुत सारा सब ऑनलाइन रहा। लास्ट में 2 ही महीने तुम यहाँ पढ़े, नहीं तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको तो पूरा मैं बुक रटा देता हूँ। जब हमें यहाँ समय मिलता है कोरोना काल में तो पूरा साल हमारा ऐसे ही चला गया। तो ये सारी चीज़ें कि ये और होता, ऐसा और कर देते। एक है कि क्या लगा, अच्छी बातें भी बताई जा सकती हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, फ्रेंडली है, या जैसा भी है ना, तो ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। और ये चीज़ और होती, ये अगर टेबल रिप्लेस कर दी जाए, नई ले ली जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ बोल सकते हो। समझ में आई कि नहीं? ऐसा ही बोलना होता है सब, और कौन बोलेगा? कोई स्पीच नहीं है वो, अपना विचार किसी मंच पे रखना पड़ेगा कि नहीं? आप पढ़ते हो, मेंबर हो, सब लोग सुनते हैं, ठीक है? या फिर इसके साथ एक केक के साथ अगर एक बर्गर भी होता है हाँ। ठीक है, कुछ भी सर, मेरा सुझाव है कि गिफ्ट का अमाउंट बढ़ाया जाए। कुछ ना कुछ तो बोलोगे कि नहीं? वो हम लोग नोट करते रहते हैं, मैम नोट करती जाती है क्या क्या पॉइंट है। सर ये सब में नोट होता है। नोट होता है ना कि हमें अगली बार ये करना है, जो बच्चे बोलते हैं उसे हम करते हैं, तभी तो इम्प्रूव होती जा रही है हर साल कोचिंग। क्यों? यही होता है कि क्या क्या करना चाहिए, फिर हम उसे वो करते हैं। टाइमिंग हमें सूट नहीं करता है तो टाइमिंग पे बोल, जो चीज़ आपके मन में है ये होनी चाहिए, जो छोड़ के जा रहा है वो भी बोल सकता है कि ये होती तो ना छोड़ के जाता, तो फिर हम उसको फिर अगली बार करते हैं। समझ आई बात कि नहीं? जब हमारा फुल फ्लैश कोचिंग चल रहा था, 100 जयपुर, पूरे जयपुर रीजन की 100 केवी की टॉपर लड़की भी है। 100 केवी, सिर्फ केवी 1 की टॉपर नहीं है, पूरे जयपुर रीजन की टॉपर, ऐसा है यहाँ। लेकिन चलनी चाहिए कोचिंग। वृंदा नहीं, दृष्टि द्विवेदी। वृंदा तो टॉपर थी, लेकिन उसका गड़बड़ हो गया कि टेस्ट ही नहीं हुआ। अगर टेस्ट होता, ऐसे ही सबको पास कर दिया गया, नहीं तो ये इंडिया टॉपर। तो ऐसे भी बच्चे आए, बट हम उनका लाभ नहीं उठा सके कोरोना, नहीं तो उनको ट्रेन करते। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कोरोना में। तो कितनी पढ़ाई हुई जानते हो, फिर भी आपको क्लास में अच्छा ही कर रहे हो। रिजल्ट आता हो तो पता चलता होगा, नहीं? लेकिन फिर भी लिमिटेड पढ़ाई। सर वो तो अभी भी टॉपिक ही थी, हाँ? पूरे स्कूल में टॉपिक ही थी।
हाँ वो तो जीतेगी। हाँ, 90 कई से ब्लॉग्स आगे। है वो हमसे उन्होंने लिखवाए, मतलब समझे कि इसमें मैंने कहा ये ठीक करो। कई मामलों में अभी भी वो हमसे कंसल्ट है। तो ठीक है, मैं तो बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे टॉपर था। एक महीना पढ़ाया, 3rd पोजीशन पहुंच गया, बच्चा कहीं नहीं था। और पता नहीं लगता साल भर में कि पढ़ो, यहाँ पता लग रहा है पढ़ रहे हो, कुछ पता नहीं लगता। ऐसा कभी स्ट्रेस हुआ कि होमवर्क दे दिया कोचिंग से, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस पे पढ़ाता हूँ, है कि नहीं? होमवर्क नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन टेस्ट भी डेली दे रहे हो, दूसरों से ज़्यादा टेस्ट दे रहे हो, लेकिन स्ट्रेस नहीं। तो हमारा काम, तो कुछ अच्छी चीज़ है वो भी बता सकते हो, या कुछ और किया जाए वो भी बता सकते हो, हर चीज़ बता सकते हो। 70 ये सब चीज़ें हमने बीएड में सीखी कि बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है। बीएड करने में ये सब पता चलता है। एंड स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो ई, ठीक है, सो far from top of tower 100 meter high and at the same time another stone। आपकी क्लास 1.5 घंटा चली, लेकिन 10th की 2 घंटे चलती है। क्यों चलती है? जैसे जैसे हमारा बैकबोन मजबूत होता जाता है, हम उसे दें तो आप 9th में स्ट्रेस लेने की जरूरत इतनी नहीं होती है, लेकिन 10th में बोर्ड आ जाता है, तो वहाँ फिर हम उनको न जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। आप देखते ही हो, कभी देखा है कितने नोट्स देते हैं, कितने इतना बंडल। हाँ, तो वो क्यों देते हैं? उसको करवाते भी हैं, डेली टेस्ट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं देना है, लेकिन जहाँ जरूरी वहाँ करना है। सो अब देखो, एक स्टोन यहाँ से रिलीज किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक नीचे से फेंका गया। अच्छा, लेट दे मीट, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एट x मीटर 100 minus x। तो ये कितना हुआ बताओ? 100 minus। तो ये लाइन लिखनी है। ये कितने पे फेंका गया बताइए? क्या 25 मीटर पर सेकंड पे फेंका गया? ठीक है, सो लेट बोथ स्टोन कोलाइड एट x मीटर बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग। कितने प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पर आप देखते हो, चीज़ों का फैमिलियराइजेशन होता है, वरना ये चीज़ें हमने बहुत जगह देखी, बस रटा दिया, ये कर दिया, पता नहीं चल पाता बेसिक क्या है। आप लोग 9th में ज़्यादा बेसिक जानते हो, है कि नहीं? है, बहुत बात सही कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हम बता भी देते हैं एक्स्ट्रा। बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग। और कई तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे आए कि जो 9th में हैं, वो उनको इतना पढ़ा दिया कि वो सब एक एक एलिमेंट पे एक एक पेपर लिख के आ गए। ये इसके नोट्स हैं, बोल दिया SPTF का कंस्ट्रक्शंस हमें आ गया है, जस्ट इनकी जो लेवल ऑफ फिलिंग वो बता दीजिए। मैं तो हैरान रह गया, ऐसे बच्चे हैं, नेट से पढ़ के आ गए, थोड़ा थोड़ा हिंट लिया हमसे, मतलब बहुत तेज तेज बच्चे भी आए। उन्होंने पूरी डायरी बना दी 116 पन्ने के एलिमेंट्स, और उसमें लिया सबके, हमें SPTF की कन्फिग्रेशन भी सर हमने समझ लिए हैं, और फिर वो टॉपर हुई, दैट इज 499 मार्क्स आउट ऑफ 500। 1 नंबर हिंदी में उसने गड़बड़। कौन? साक्षी, 499 नंबर रख, पूरा SPTF समझ लिया। कह रहे हम तो सब नेट से पढ़ लिए सर, आपने जितना बताया था। तो जो अब देखो, गधे को गधे की रफ्तार से चलाओ, घोड़ा है तो घोड़े की रफ्तार से। हम आपसे कभी कहते हैं कि नहीं तेज बनो, इनकी तरह बनो, बोलते हैं कभी? जो जैसे चलेगा अपने आराम से चलो और तेज होते जाओ, नहीं? और फिर कहीं पर आप देखो दिक्कत होती है, तो फिर अलग से भी 2 घंटा पढ़ाया, मैथ के में पढ़ाया कि नहीं? जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और लोगों की कॉपी चेक करनी बाकी थी, लेकिन मैंने सबकी कॉपी नहीं चेक की मैथ की, आपका जरूरी था तो पढ़ाया। उनकी 3-4 दिन बाद मिली फिर कॉपी, हुई कि नहीं? Yes. तो हम ये देखते हैं भाई किसको अर्जेंसी है, उसका काम पहले होना चाहिए। चलिए, सो x मीटर बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ओके? ठीक है, अब देखिए कि x मीटर बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ऊपर से अगर ये गिरा तो बताओ इसके लिए u कितना है? 0 है। तो x मीटर गिरेगा, तो फॉर अपर स्टोन ऐसे लिखा, अपर स्टोन, तो u इज इक्वल्स टू
अब आप लिख लीजिए ये इतना गिर रहा है तो एस वाला फार्मूला लगाओ, इतना तो ध्यान है। Yes, sir. एस इज इक्वल टू 80 फार्मूले से काम बन जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप 80 स्क्वायर तो बताइए कि एस कितना है, क्या एक्स है, यू 0 है और नीचे गिर रहा है तो बोलो जी कितना लिखोगे? 9.8. देखो दोनों ऑप्शन है, आपकी बुक 10 भी ले रही है, पीछे का आंसर है 10 ले रहा है, तो 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक। तो x कितना हो गया, क्या 5t स्क्वायर? जस्ट चेक करो, x हो गया 5t स्क्वायर। ये तो अपर स्टोन के लिए हो गया। अब हम देखेंगे फॉर लोअर स्टोन। So for लोअर स्टोन के लिए क्या होगा, नीचे की चीज है तो उस पर फिर से लगाओ ut प्लस हाफ, 80 स्क्वायर। वो कितना चल रहा है, क्या 100 माइनस एक्स? यस सर। अच्छा नीचे से फेंका गया तो 25t, चेक करो ut है ना, जितने टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम पे तो यहाँ पे पहुंचेगा, दोनों साथ में छोड़ेगा, साथ में टकराएंगे। और हाफ, लेकिन a की जगह क्या -10 रख दें? बोलो। अच्छा तो ये 100 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे, वहां से देख के बताओ। 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t और माइनस 5t स्क्वायर, बोलो चेक करो। ये भी ये रख दिया 5t स्क्वायर और ये 5 माइनस 5t स्क्वायर नहीं क्या, निगेटिव निगेटिव कट गया तो बोलो t कितना आया, 4। तो 4t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब हम x निकालते हैं, बहुत आसान सी चीज। तो x क्या हुआ, 5t स्क्वायर, so this is 5 into 16, 80 मीटर। so they will meet, अगर 80 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग या 20 मीटर above the ground, Sir, तो 20 मीटर above the- देख लो 100 माइनस एक्स क्या, 100. क्या ये 100 माइनस 80 है, Yes, sir. तो 20 मीटर above the ground नहीं कोलाइड करेगा, so these will collide at 20 मीटर 70 मीटर कैसे है सर? देखो 80 समझ में आया, ये चीज है। सर वहाँ से आगे आगे आ गया, ये नहीं अगर ऊपर से 80 तो नीचे से 100 माइनस एक्स कितना हुआ, ओके सर 20 मीटर। 100 माइनस 80 तो 20 आया कि नहीं? यस सर, यस सर। ओके नाउ एक क्वेश्चन और इसका बचा है, वो भी कर रहे हैं। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। तो अगर मान लीजिए नीचे से फेंकी गई और वापस आ गई 6 सेकंड, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है? बोलिए। Yes, sir. तो मैं क्या करूं, और ऊपर फेंकी गई थी तो मैं s की जगह 0 लिख दूं, Yes, sir. Yes, sir. u तो नहीं मालूम है और t पता है आपको 6 सेकंड लगे क्या, और अगर ऊपर फेंकी गई है तो a की वैल्यू क्या ली जाए, तो मुझे पता नहीं है, मैं -20 दे देता हूँ, नहीं आएगा तो 9.8 भी लूंगा, मुझे मालूम है। -10 होगा सर। हाँ -10 होगा। आप -10 ले लो और t स्क्वायर की जगह क्या ले लो, 6 का स्क्वायर, 6 square. तो इससे u पता चल जाएगा। यस सर। अब चेक करते हैं क्या आना चाहिए, क्योंकि 6u और ये कितना आएगा, -5 5 और इंटू 36, ये चीज हो गई, तो ये 5 इंटू 36 इधर Sir, आ इससे गया। क्या निकालते हैं? u कि किस स्पीड से फेंकी गई, इनिशियल तो बताओ u कितना हुआ, -6/6। क्या u 30 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइंड एट विच स्पीड इट इज थ्रोन, अगर 6 सेकंड बाद लौट आती है Yes, sir. तो किस स्पीड से फेंकी गई, ये फार्मूला है। t की जगह 6 रख दिया, Yes, sir. वापस लौट आई तो 0 रख दिया,
चूंकि ऊपर फेंकी गई तो -10 रख दिया। अब पीछे आंसर देख लो, अगर यही है तो फिर सही है। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, यही दिया इनिशियल 29.4 9.8 दिया है। तो 9.8 9.8 लोगे तो ये 4.9 यस तो 4.9 तो इससे क्या ले लो 4.9। अब मल्टीप्लाई करो जरा 54 अच्छा 24 कितना हो गया ठीक। अब क्या कह रहा है कि कितना हाईएस्ट पहुंचती है, तो बताओ v क्या होगा 0। तो इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 स्क्वायर इट इज 29.4 स्क्वायर और प्लस 2 9.8 इंटू s निकाल लो। यस सर 4.9 है ना। यस 4.9 हो जाएगा। ना अब देखिए वो भी ऊपर फेंकी गई तो क्या माइनस लगाऊं, यस तो दैट इज 0 इज इक्वल टू सर इसको थोड़ा कम कर 29.4 दीजिए, हाँ? बढ़ा दीजिए टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बढ़ा दीजिए सर। ओके अच्छा अब नहीं आया 19.6 अब इसे इधर ले लो 29. 29.4 के ऊपर से स्क्वायर रहेगा ना। ओके ओके तो 29.4 इंटू 20 और अपॉन 19.6 ठीक है ना। तो ये किससे कटेंगे 4 से कट जाएंगे 9.8 से कट जाएगी। 9.8 से कट जाएंगे 9.82 जा 9.83 जा तो ये चीज हो गई। अब 2 से इसे कट कर दो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 14.7 इस 3 2 10 40.1 आंसर चेक करो। कौन हम्म सर 44.1 44 एक मिनट फिर से 12 2 14 ठीक है। अब देखो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड तो इसमें भी यही लगाओ। देखो ये कितना अच्छा सवाल है। सब एस यू इज इक्वल टू यूटी से ये वाले दो एस यू इज इक्वल टू यूटी से यूटी प्लस हाफ मैक्सिमम सर ये मैक्सिमम में लगाया। मैक्सिमम में तो यही लगेगा वी रहता है ना। यस अच्छा ये देखो 4 सेकंड बाद u कितना है क्या 29.4 है और 4 सेकंड बाद कितना होगा 4 स्क्वायर सही है ना। अब इसे कैलकुलेट करो आप चेक करो कितना आता है। सर एस की वैल्यू 0 ही है सर, हाँ? एस की वैल्यू 0 ही है सर। 4 सेकंड बाद थोड़ी ना 0 होगी 6 सेकंड बाद लौट आए ना। ओके सर। 4 सेकंड बाद तो आधा जाके लौट रहा होगा।
कितना आ गया? सर 39.2 ठीक है, इससे कितना आया होगा? सर 117.6 4.9 78.4 तो 39.2 ये हो गया, कितना मीटर होगा उसकी पोजीशन? जैसे मेरा ये हाईएस्ट कितना था? यही है। हाईएस्ट पॉइंट 44.1 तो देखो तीन सेकंड में ये हाईएस्ट पे पहुंचा क्या, यस सर और 1 सेकंड में लौटा, तो 44.1 मीटर तक जाके कितना लौट गया होगा? अब ये यहाँ पे 4 सेकंड में, क्योंकि टोटल कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड, तो 3 सेकंड में अब 1 सेकंड डाउन। तो अभी क्या उसकी पोजीशन? 39.2 बोलो, बात समझ आई है ना? Yes, Yes, sir. sir. वो लौटती हुई पोजीशन, 2 सेकंड होता तो चढ़ती हुई पोजीशन होता, नहीं? चलिए अब वर्क एंड एनर्जी करते हैं। अभी तक क्या कर रहा है? 72 होगा यहाँ पे 78.4 होगा 78.4 सो 4.9 समझ में आ गया ना इसमें के सवाल है? 4.9 into 16 minutes क्या है? क्या 4.9 into 16 minutes क्या है? 78.4 ये तो किया है ना इन लोगों मेरा ने, एक- कार्तिक में किया है। जो भी है यही आया है बस। Okay, sir. आप कर लो, हमने तो लिख दिया, हमने चेक नहीं किया, जो बोले वो हमने लिख दिया। वर्क एंड एनर्जी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो लिख दिया। Sir, ये वर्क क्या होता है? Sir, when force is applied on an object and it moves on the direction of the applied force, then we can देन इट इज वर्क इज डन। लेकिन फिर भी ये तो बात सही, वर्क इज डन। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? और बोलो, वर्क की क्या डेफिनेशन होगी? वर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स is product of आपने जो आंसर बताया वो बताया when work is done. If force is applied and object is displaced, then work is done. अब work होता क्या? It is magnitude of force applied and magnitude of displacement. In the direction of applied force. Yes, sir. यानी जो W है वो क्या है? W कैपिटल होगा, so force into displacement. And work is a scalar quantity whose unit is joule. अगर आप definition लिख रहे हो या और भी लिख सकते हो। Work is a scalar quantity whose unit is joule. Now, क्वेश्चन पूछा गया है when negative work is done. If object moves opposite to the direction of force applied, then उस समय क्या होगा? क्या निगेटिव वर्क डन होगा? ठीक है ना? अच्छा, when work done is 0, तो if no force is applied, if no displacement takes place, और तीसरी चीज क्या है? If displacement is perpendicular to applied force,
in all above cases, work done is 0. समझ में आ गई बात? Yes. Now, okay. एग्जाम्पल 11.2 में आइए। कह रहा है कि पोर्टर लेफ्ट से लगेज 15, मान लीजिए पोर्टर है और वो अपने सर पे एक लगेज उठा लेता है और दैट इज ही इज लिफ्टिंग ए लगेज, ओके, सो एंड तो अगर मान लीजिए ऐसे उसने लगेज उठा लिया तो अब उसने ग्राउंड से कितने नीचे उठाया? 1.5 मीटर। लगेज का मास कितना है? 15 kg। तो वर्क डन क्या होता है? F into S. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कितना लगाओगे? जितना उस पर नीचे की ओर लग रहा है उतना ही तो लगाना पड़ेगा। अप्लाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर W क्या हो जाएगा? क्या स्मॉल w इंटू एस वेट। Yes. वेट कितना हो सर सीधा जाएगा? F into S क्यों नहीं कर रहे? 15 F इंटू एस है। अब F की जगह मैं mg लिख दूं सर क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स वेट है। आप किसी चीज पे नीचे जो वजन लगा सर सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। नहीं, फोर्स क्या है? किसी चीज को उठाने में कितना लगेगा? जैसे आपका 400 न्यूटन वजन नीचे है तो जो आपको उठाएगा तो 400 न्यूटन नहीं लगाना पड़ेगा। तो वेट, वो वेट के इक्वल है ना, कोई चीज उठाना चाहते हो। लेकिन वेट का क्या फार्मूला है? mg. तो इसलिए जो वर्क डन होगा, इसीलिए मैंने लिखा ना वेट के बराबर लगाना पड़ेगा। तो अब mg लिखोगे कि नहीं? Yes, sir. इनटू केवल मास तो नहीं लिख दोगे ना। तो मास कितना है? 15 g 10. Sir, 10 लिया है। 10 ले लेना। और S कितना है? 1.5। इससे पता करो कितना आ गया। 2 to 2 5. to 5. तो 2 to 5 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, ये तो वर्क डन हो गया। अब देखो now define 1 joule of work. When joule is defined as when the force is applied. When 1 of- Newton force is applied on 1 kg. 1 Newton A applied and force is applied displacement to is the- 1 meter हाँ. on the applied force, then we can say 1 joule. and displacement in the direction of applied force जरूर लिखना, Yes, sir. नहीं तो परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन नहीं होगा। is 1 meter, then work done by external agency on the object. कौन किस पर काम कर रहा है? is 1 joule। बोलो, बात समझ आ गई? Yes, sir. यानी वर्क डन क्या होता है? क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes. फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1, तो क्या 1 न्यूटन मीटर। Yes. और न्यूटन
मीटर को क्या प्रेस्कॉट जूल ने जूल वर्ड लिख दिया था, तो दैट इज 1 जूल। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 है इन टेस्ट का। ए पेयर ऑफ बुलेट एक्सर्ट ए फोर्स 140 न्यूटन ऑन ए फ्लो, यानी अगर मान लीजिए कि पेयर ऑफ बुलक्स हैं, ठीक है, और दे आर एक्सर्टिंग, वो एक्सर्ट कर रहे हैं सम फोर्स। ओके, नाउ दे आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ, ये एक हल खींच रहे हैं और ये जमीन को खोदते चले गए पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड दे आर मूविंग लाइक दिस। अब देखिए, तो दिस इज, ये हल का जुआ है, तो कितना आगे खींच के ले गए, दैट इज 15 मीटर। चेक करो, 15 मीटर, 15 मीटर ले गए और कितना उन्होंने फोर्स लगाया, बोलो 140 न्यूटन। आगे की ओर इन्होंने वो फोर्स लगाया 140 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। फोर्स है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 15, इससे पता कर लो। सर इसमें अब होने लगा है WS mg into s। mg का लगाओगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में रहेगा, डाउनवर्ड से उठा रहे हो, सर डाउनवर्ड में वो लगाएंगे। डाउनवर्ड में वेट के अगेंस्ट करते हैं। अब ऐसे है कोई चीज खिसका रहे हो तो हम mg सिखा लेंगे, खिसकाने में होता है, और वो न्यूटन दे ही रहा है ना। Yes, वैसे भी मास रख नहीं सकते थे फोर्स की जगह, मास रख देते क्या, फोर्स तो न्यूटन होता है, न्यूटन बदलना पड़ेगा। तो 210 जूल। ये सही हर चीज इनको आती है। Now, नेक्स्ट आइए, देखो, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी कंटेन्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, सीधी बात है। नाउ वर्क, हैं, virtue of its motion। वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ। Work energy। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। is equal to change in this kinetic energy। इस चैप्टर में यही चीज तो इम्पोर्टेंट है, और क्या है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ या के फाइनल और माइनस के इनिशियल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ। सर बुक में नहीं दिया गया। ये तो प्रूफ है, 4 नंबर का आता है, आप कह रहे हो कि बुक में ही नहीं दिया है, हेडिंग के साथ करना दिया है है। क्या? हैं? ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है, ये कहाँ पे किस पेज नंबर पे दिया है, तो कहाँ दिया है? ठीक है, पेज नंबर 151, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। दिख गया कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा। सो प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप ये है इफ, ठीक है, एफ फोर्स, ये प्रूफ है, इफ एफ फोर्स is applied on m kg mass and m kg पुरानी बुक में होगा तो क्या? पुरानी नहीं ये भी उसका स्टेटमेंट भी लिखा है, हाँ है। ये है तो अच्छा। सब कुछ तो लिखा है, और एनर्जी थ्योरम भी दी है, that is the kinetic energy possessing MIA or the change in kinetic energy is equals to the that is जैसे मैंने बताया work done is equal to change in kinetic m kg mass
ठीक है, m kg मास पे लगाया गया एंड इट्स वेलोसिटी कहां से कहां बढ़ गई, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम u मीटर पर सेकंड 2 मीटर to v meter per second and it has moved s meter distance under uniform acceleration a मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने सेंटेंस लिख दिया। इसका सीधा सा मतलब ये समझो, अगर एक चीज है उस पर फोर्स लगाया और शुरू में वो किस स्पीड से चल रहा था और बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई, और बताओ वो कितना आगे बढ़ गया और उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना है, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन होगा। ये समझ आ गया? तो कह रहा है कि यदि ऐसा है तो ये प्रूव करो, यही है वर्क एनर्जी। अब देखिए, तो ये बताओ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहती है? ऐसे डी प्लस चलो लास्ट थर्ड है थर्ड लिख दो, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब जरा देखिए, ये v स्क्वायर और u स्क्वायर है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ m, सर कॉमन हैं? कॉमन लेके इसमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम, तो हाफ m से मल्टीप्लाई करो तो उधर क्या हुआ, और 2as तो 2 से 2 कट गया, और ये हाफ m है तो क्या ये हाफ m v स्क्वायर हुआ, हाफ m u स्क्वायर, और उधर क्याmas हुआ। ma क्या होता है? F फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FGS। बोलो। वेट सही है, काफी एक्यूरेट। दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, और दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि अनुराग ने कहा ये वर्क डन होगा, तो ये प्रूव हो गई क्या? यस ठीक है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मान लो जब आप धक्का दे रहे थे तब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इफ u इज इक्वल टू जीरो, तब इसी में रखो जरा, यही वर्क डन है क्या? तो इसको जीरो रख दो u को, सो हाफ m जीरो स्क्वायर इज w, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू w, then the work done on a body is equals to change is equals to the kinetic energy attained। यस तो उस पर वर्क डन कितना होगा जितनी उसने काइनेटिक एनर्जी अटेन की, वही वर्क सर मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपको पता चल गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब एक इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.4, What is the work to be done to increase the velocity of a car 30 किलोमीटर से 60 तक बढ़ा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है बताओ? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर और माइनस हाफ mu स्क्वायर। दैट इज चेंज इन काइनेटिक, यही लगाना है बस। अच्छा, इसमें हाफ m कॉमन ले लें यस सर। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मास कितना दिया है? सर 1500। अच्छा, और v 60। इस क्वेश्चन में v को बदल लो, 5/18 कर लो क्या, और मीटर मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, तो ये 6 से कटेगा तो कितना आ गया? सर ये 5/18 कैसे लिया सर? अरे वो मीटर में बदल नहीं अब ये 3, ठीक है, तो इतने मीटर पर सेकंड हो गया, और u क्या होगा? 1000/3600 कर दिया ना, जैसे अब 5/18 फिर कर लो, तो 6 से कर दिए तो 5 और 3, तो ये क्या 25/3 हो गया। तो ये वैल्यू इसमें डालो, ये कितनी आई? 150/3 सिर्फ 50 आई, तो 50/3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आया? 25/3 का स्क्वायर। अच्छा, इससे आ जाएगा क्या? ये बाहर 750 है हाँ यस सर। और अंदर क्या 2500/9, हाँ और
That is 625. 625 by 9. Yes. 9 तो कॉमन आ गया Yes sir. और ठीक है, सो इसलिए 750 और 2500 माइनस 625 बाई 9 875. 875. कैसे 9 से इसे 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 से इसे कट किया 3 आया, ऊपर कितना आया इससे, दैट इज 2500 और 625, तो ये 75 ये 4 8 14 1875 और डिवाइडेड बाई 3 से फिर कट करो, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इनको मल्टीप्लाई करो 15625 kilo. 15625 जूल, कितना वर्क डन है? Yes sir, सही है. सर 100 किलो जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है क्या? हैं? किलो जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है? किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 से डिवाइड सर कर, वही यूनिट होता है. सर किलो जूल में करने के लिए कुछ करना तो नहीं पड़ेगा. 1000 से ये डिवाइड करते हैं, किलो में कभी भी कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड. Okay, sir. Question number 3 in test का, the kinetic energy of object of mass m moving with velocity 5 meter per second. तो kinetic energy दी है, क्या ये हाफ mv स्क्वायर होती है, Yes, sir. और ये दी है 25 जूल है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है, चेक करो 5 है, कि वेलोसिटी 5 है, ये सही है, वेलोसिटी दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो ये 2 इधर चला जाएगा 50, इट इज m into 25, तो m कितना हो जाएगा, Half. मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg होगा. अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी जाए, सो इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 गुनी कर दी ना. Yes. तो ऐसे केस में जो E के मत लिखना, E के डैश, क्योंकि अब नई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो हाफ मास तो नहीं कर देगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई 15. तो 225 आएगा सर. अच्छा, इसका मास 2 रख दो, क्योंकि मास कितना निकल आया, 2. सर इसमें पता है कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 3 गुनी कर दी जाए तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. अच्छा. सर आपने तो 2 ही किया और 15 स्क्वायर हो गया. 5 का 3 गुना किया तो 15 का 5 का ट्रिपल क्या होता है 15 है ना, हाँ. स्क्वायर भी तो करोगे, तो कितना हो गया 225 225 जूल. जूल, पहले 25 थी, सर, 225 जूल हो गया. सर वेलोसिटी का डबल करना था ना, तो सर 5 5 जब 25 25 5 जब ऐसा. कहाँ पे लिखा है, अच्छा डबल करना था, डबल भी कर लो, हमने ट्रिपल वाला देखा, ट्रिपल कर तो लिया. सर ट्रिपल में 15 कैसे आया? न्यू वेलोसिटी 3 v कितना है 5 मीटर पर सेकंड, Yes. 3 गुनी क्या होगी 15. यहीं पे आप नहीं समझ पा रहे तो वहाँ लिखोगे कैसे, 3 गुनी की है ना, उसमें समझना क्या चाहते हो. और इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, 100. E के डबल डैश इज हाफ m इंटू 10 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 100, तो 100 जूल. चेक करो, लेकिन कुछ लोग इसे दूसरी तरीके से करते हैं. सर नीचे हो रहा. देखो E के डैश अपॉन E के
यानी कुछ मास भी मत निकालो, वेलोसिटी को 2v रख दो, बोलो, और हाफ, अब पहले वेलोसिटी दी थी क्या, है ना? यस सर। हमें नई चाहिए कि नहीं? पुरानी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 25 थी, तब हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा, बच जाए। तो ये कितना हुआ क्या, 4v²। तो बोलो ई के डैश कितना हो गया, 25 उधर जाएगा, 100 जूल हो गया। मान लो आपको ये कहना है कि नहीं हमें तो ट्रिपल के केस में निकालनी है, तो हाफ m 3v, जैसे अनुराग कहते हैं कि हम ऐसे करने जाता हमें अच्छा लगता है, हम 15 नहीं समझ पाते, तो ये तो ठीक है कि नहीं? यस सर। तो अब ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं निकालना है, e के डबल डैश और 25, ये देखो कट गया, तो क्या ये 9v² हुआ, और ये v² पे कट गया कि नहीं? सो e के डबल डैश क्या 225 हुआ, बोलो। यस सर। ये कर लो, ये वो कर देखो, ठीक? वो ठीक है सर। कौन सा? ये ठीक है, यही कर। चलिए, व्हाट डज इट मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सर The MGH, energy proposed by which it due to its change in virtue of its position or shape. And then And conserved. कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? एनर्जी पजेस्ड, प्रपोज्ड नहीं, possessed by a body due to its configuration, या तो जैसे स्प्रिंग को दबा दिया तो क्या वो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, और पोजीशन, कोई चीज ऊपर रखी है तो क्या उसकी पोजीशन है, यस सर। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट्स यूनिट इज जूल। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला क्या है? MGH. वैसे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का हमें सुविधा दी गई, बाकी नहीं। तो अब जब हम ये जान चुके हैं तो एग्जांपल 11.5 कर रहे हैं। That is find the energy possessed by object of mass 10 kg। अगर ये 6 मीटर एबव है, बहुत आसान चीज है, कोई चीज 6 मीटर एबव है Yes, sir. तो, और उसका वजन कितना है, 10 kg, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। MGH. तो मास हुआ 10, 10 into 10. 9.8 और इंटू 6। अब 98 इंटू 6 कर लो, 48 59. ऐसे वही है. क्या? समझ में आ गई बात? Yes, sir, आ गया. एक 11.6 और कुछ इसके बच जाएंगे, लेकिन आप उसे देख जरूर लीजिए, यस सर। क्योंकि इसके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएंगे, एक बार देख लोगे तो कर लोगे। या हमारा पुराना पीडीएफ वीडियो कुछ भी देख लेना, या नोट हो अपना तो देख लेना। 11.6 एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg at a certain height above the ground if the potential energy is this। यानी कह रहा है कि कुछ हाइट पर है, लेकिन इसकी ईपी क्या है, 480 जूल, और है इसका वजन 12 kg। तो क्या हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते? बोलो ईपी क्या होता है? MGH. और जब ये 480 है, मास 12 kg है, g 9.8 है, कभी 10 लेता है कभी 9.8, ऐसे ही है। और h, तो h क्या हो गया, 4 मीटर, ठीक है? सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर। ओके, बात समझ आ गई? Yes, sir. एक और चीज, पावर क्या होती है? Rate of doing work. सर रेट ऑफ वर्क डन इनटू टाइम टेकन।
नहीं नहीं ऐसा मत करना, दैट इज वर्क अपॉन टाइम रेट ऑफ वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है? W इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब जैसे कि 11.7 एक और एग्जांपल करो कि मान लें 2 गर्ल्स हैं, एक 400 न्यूटन की है और वो 8 मीटर चढ़ लेती है और 20 सेकंड लेती है, तो गर्ल ले तो उसकी पावर क्या हो गई? क्या वर्क डन अपॉन टाइम? वर्क डन किसके इक्वल है? कोई भी चीज अगर वर्क डन कर रहे हैं, वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या टोटली कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? Yes, sir. लड़की ऊपर चढ़ती जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है नहीं? तो mg into h, वही बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं किया है। और अपॉन टाइम, तो पहली लड़की का वजन 40 किलो है और 10 की g है और कितना चढ़ती? क्या 8 मीटर और समय लेती 20 सेकंड। तो बोलो 160 वाट हो गया। यस सर। और जो गर्ल भी है, सर किलोवाट में करना होगा? करने की जरूरत नहीं, इतने कम में नहीं करना पड़ता। तो गर्ल बी की पावर W/T, तो उसमें mgh अपॉन T, मास 40 kg, उसका मास भी 40 kg है, g h8 है और कितने समय में चढ़ रही थी? 50 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, तो 8 2 16, 64 वॉट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो कौन लड़की ज्यादा पावरफुल है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? यूनिट ऑफ किलोवाट पर आवर। नहीं, ये बता। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना? 3.6 into 10 जूल। अगर मान लो आपको ये पता है कि कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई, तो क्या रेट में उस कॉस्ट निकाल लो? यस मान लो जैसे दिया है कि 10 रुपए पर यूनिट बिजली का चार्ज है, यस सर। तो पहले किलोवाट इंटू आवर कर लेना, ठीक है कि नहीं? यस ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यस सर। कर एक लोगे? दिन में इतना करता है। ये सर एक ये क्वेश्चन है सर कि इधर एक हाउस में ना सर 2 बल्ब है सर 60 वाट के, हाँ। लाइट फॉर 5 आवर। ये अब करा देते हैं, ये क्वेश्चन हाँ ये बात। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं? सर कर लेंगे। कर लोगे तो ठीक है फिर। मतलब अब मैं इसमें बता देता हूँ, बोलो। ये वाला है सर। तो अब इसमें जैसे आपके पास क्या है कि 2 बल्ब है, 2 बल्ब 60 वाट के हैं, एक ये बता ही देता हूँ, ये अनुराग में मुझे डाउट ही है। ऐसे कर। देखो 2 बल्ब है तो उनकी टोटल पावर कितनी हुई? 60 + 60, 2 बल्ब है ना, 120 तो 120 वाट, 120 वाट को किलोवाट में बदलो। 0.12 वॉट। अच्छा, और उनका टाइम क्या है? सर kWh होगा ना? kWh किलोवाट, एच नहीं होगा, किलोवाट। अब ये देखो टाइम कितना है, एक पंखा कितने देर तक चलता है बल्ब? सर 5 आवर्स। 5 आवर्स, तो टाइम 5 आवर्स हो गया। तो ये बताओ कि P क्या होता है? 0.20, तो W क्या हुआ? 12 into 5। वर्क डन। हाँ। वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तब इसे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज है ना, अपॉन टाइम। बात समझ आई? वर्क अपॉन टाइम की जगह अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 0.12 और टाइम कितना है? 5। तो अब ये 6, ये किलोवाट है या आवर है? 0.6। 0.6। ये 60 आ गया, 0 तो 0.6 आ गया। यस सर। 0.6 किलोवाट आवर। लेकिन एक महीना चले तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर मंथ 31 से इंटू कर देंगे। 36। इस 0.6 into 30 तो कितना हो गया? 18 किलोवाट आवर। क्या ये 18 यूनिट हो गई? ये बात समझ में आई कि नहीं? पावर निकाल लिया, आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई?
दैट इज इक्वल्स टू P into T. पावर इनटू टाइम, वही करना है और फिर उसके बाद महीने का निकाल लेना। और कॉस्ट क्या होता है? रेट इनटू रेट इनटू यूनिट कंज्यूम। हाँ यूनिट कंज्यूम। तो यूनिट कितनी कंज्यूम्ड हुई? 18, और मान लो 9 रुपए का रेट है, 162. 162 रुपीज ऐसे कर लो। नहीं सर, ऐसा नहीं इसके अंदर। इसी तरह सर और बाकी सब ऐसे 100 watt level 2 तो hours. सबको जोड़ देना। जब और ये क्या? जैसे इसका निकाला है पहले वाले का बल्ब का, Yes sir. अब तो दूसरा कितना लिया? 100 watt bulb for 2 hours. 100 वाट बल्ब वो भी 2 आवर्स चलते हैं। Yes sir. और ये कितना घंटे चलता है? 5 घंटे ना। हाँ सर. 100 वाट के कितने बल्ब हैं? एक है सर. तो उस समय उसकी पावर 100 वाट है, तो क्या 0.1 किलोवाट है। Yes sir. और टाइम कितना है? 5 2 2 आवर। hours है सर. तो बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई? P into T. 0.1 0.1 into 2. P into T, तो 0.1 into 2, 0.2 तो 0.2 किलोवाट आवर हाँ और 30 days power consumed. 6 So it is 0.2 into 30, Six. तो 6 किलोवाट आवर। फिर इसको सबको जोड़ डालना और फिर उसके बाद अच्छा प्राइस जो तो निकालना होगा प्राइस के लिए फिर लास्ट में जब ये आ जाए 18 इसका आया और इसका कितना आया? 18 यूनिट और इसका क्या आया? क्या 6 यूनिट्स? यस तो फिर 24 यूनिट्स का निकालना। Okay sir. ठीक? सर अब 18 6 आ गया तो इसको कॉस्ट के 9 से इनटू कर देंगे। किससे? 9 या तो 9 से इंटू कर दो, तब लास्ट में सबका अलग अलग रेट निकालो, नहीं तो पहले यूनिट सारी जोड़ डालो फिर निकालो। ओके सर हो गया। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. बस स्टॉप कर। थैंक यू और हिंदी और उसमें थैंक यू सर हिंदी में आता है क्या? कितने पे करना है ये लोग गलत करते हैं। क्या करेंगे